तो आज के इवेंट में मैं मीडिया के दोस्तों आप सभी को स्वागत करता हूं। जो आज इवेंट जो यहाँ पे हम लोग ने जो ऑर्गेनाइज किया हुआ है, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट और आरडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट दोनों का ही एक इवेंट है। खास करके एजुकेशन क्षेत्र में और भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर को रोबस्ट कैसे बनाना है, उसका आज यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन जो प्रोजेक्ट्स आरडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को दिया गया है उसका फाउंडेशन स्टोन ले हुआ है। कुल मिला के काफ़ी सारा प्रोजेक्ट्स है, हर एक डिस्ट्रिक्ट्स को टच किया गया है। अमाउंट में देखा जाने से करीबन 700 करोड़ का ये फाउंडेशन आज हम लोग ने ले किया है और फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 24-25 का बाकी जो वर्किंग एजेंसीज है, वर्क डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी भी काम कर रहा है, यूडी भी काम कर रहा है, पीएचई भी काम कर रहा है उसका, लेकिन हम लोग ने आज यहाँ पे इंक्लूड नहीं हुआ है क्योंकि उन लोगों का अभी बहुत सारा डिपार्टमेंट का ऑलरेडी ऑनगोइंग स्कीम अभी उन लोगों का चल रहा है एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेके। तो अभी आने वाला जो साल होगा एजुकेशन डिपार्टमेंट को और भी हम लोग का रोबस्ट करने के लिए, इसमें हम लोग ने रिसेंट जो कैबिनेट डिसीजन लिया है, हर एक जो डिपार्टमेंट्स है जिसका पास इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट नहीं है उन सभी को हम लोग ने न्यू बिजनेस एलोकेशंस का मुताबिक वर्क डिपार्टमेंट हम लोग ने असाइन कर दिया है। सो फाइनेंशियल ईयर 25-26 ऑनवर्ड्स जितने भी जो हमारा डिपार्टमेंट है सभी का साथ में एक वर्क डिपार्टमेंट हम लोग ने असाइन कर दिया है। तो उस डिपार्टमेंट का जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड काम होगा वही डिपार्टमेंट उसको एग्जीक्यूट करेंगे। मिशन शिक्षित अरुणाचल बाय 2029 ये अपना राज्य का सबसे बड़ा एजुकेशन फील्ड में रिफॉर्म हम लोग लेके जाने वाला है। इसको आगे बढ़ाने के लिए पिछले साल से ही काफ़ी सारा मंथन हुआ है। ऑनरेबल मिनिस्टर और एडवाइज़र दोनों के लीडरशिप में काफ़ी सारा डिस्कशन स्टेट लेवल में भी हुआ है। फर्दर फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ में भी डिपार्टमेंट और मिनिस्टर और एडवाइज़र टूर करके वहाँ से भी सभी लोगों का फीडबैक लेते हुए अभी एजुकेशन का एक अच्छा रोड मैप तैयार हुआ है। सरकार के ओर से बाय 2029 उसको इन टोटो हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे इन लाइन विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। हमारा ये आशा है कि एक बार ये पॉलिसी को इम्प्लीमेंट होने के बाद अपना अरुणाचल का एजुकेशन का सिनेरियो काफ़ी ड्रास्टिक चेंज, पॉजिटिव चेंज हम लोगों को देखने को मिलेगा। इसमें हमारा जो युवा है, जो बच्चे लोग हैं, उनका क्वालिटी एजुकेशन तो उनको मिलेगा ही मिलेगा, साथ में जो अदर को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी उन लोगों का ग्रोथ काफ़ी अच्छा होगा। तो ये मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश में जितने भी हमारा वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस है, हमारा CBOs है, उन सभी का भी फीडबैक्स इस एजुकेशन पॉलिसी में दिया हुआ है। तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आने वाला दिनों में भी जिस प्रकार से आप लोग ने जो कॉर्पोरेशन दिया है एजुकेशन सेक्टर में रिफॉर्म करने के लिए, आप लोग ने बहुत ही पॉजिटिवली आप लोग ने खुले दिल से आके पार्टिसिपेट किया है। उन सारा पॉइंट्स को लेते हुए आज अरुणाचल प्रदेश एजुकेशन में बड़ा रिफॉर्म के लिए अभी आगे बढ़ चुका है। एंड आई एम वेरी होपफुल आने वाला दिनों में भी वो कॉर्पोरेशन जो है सारा आप लोग जितने भी हमारा यूथ विंग है, स्टूडेंट्स विंग है, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, सभी लोग आप लोग कोऑपरेट करेंगे ताकि हम लोग टीम अरुणाचल का हिसाब से अरुणाचल में हम लोग एजुकेशन का बड़ा चेंजेस, पॉजिटिव चेंज हम लोग लेके आ पाएंगे। धन्यवाद। तो सर, आज के दिन में जैसे आपने कहा ये रिमार्केबल एक इवेंट है जहाँ पे वन गो में 39 प्रोजेक्ट को फाउंडेशन स्टोन ले लिया किया। लेकिन सर लास्ट 2019-20 को भी ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी को किया गया था, उसको इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो अभी जैसे ड्यूरिंग आपका स्पीच में भी आपने मेंशन किया है कि इसको आप लोग देखेंगे प्रॉपर वे से, इस बार का जो रिवाइज ट्रांसफर पॉलिसी है उसको आप लोग करेंगे किस तरह से आप लोग कुछ प्लान किया गया? क्योंकि हर बार ऐसा बोला जाता है लेकिन सर ग्राउंड में जब हम देखते हैं, अभी कैपिटल में भी आई गेस सोना सर एंड मुंचू सर भी एग्री करेंगे, कैपिटल कॉम्प्लेक्स में जहाँ पे सर जरूरत सिर्फ 9-7-8 टीचर्स का है, वहाँ पे 20-30 टीचर्स डिप्लॉयड है। तो अभी कब शुरू करने वाले, ये 1 जून से शुरू करेंगे या सर उसके लिए भी थोड़ा समय लगेगा? आप बोले ना, इसका जवाब मैं दे देता हूँ। जी सर। जो आपका जो क्वेश्चन है, जो ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग का जो पॉलिसी के बारे में, ये जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम का सबसे क्रिटिकल और सबसे दिक्कत वाला एक
इशू है। इस पे काफी साल से चल रहा था कि जी। सरकार की तरफ से कि किस तरीके से रैशनलाइज करना है और किस तरीके से बिल्कुल पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होकर उसको हम लोग ट्रांसपेरेंट पोस्टिंग का जो पॉलिसी इम्प्लीमेंट करेंगे उसको बहुत चर्चा हुआ है। तो अभी आपका जो क्वेश्चन है कि जो अभी इसको हम लोग इनको इम्प्लीमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे, इसके लिए हमारा डिपार्टमेंट के साथ काफी मीटिंग हो चुका है। तो अभी जैसे पूछ रहा ईटानगर, पासीघाट और भी बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है जहाँ पे टीचर जितना है जितना जरूरी है उससे ज्यादा है। तो ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन हमने डिपार्टमेंट को दे दिया कि जहाँ पे अगर कहीं भी मान लीजिए अगर एक मैथ्स टीचर की जरूरी है लेकिन अगर वहाँ 2 है 3 है तो उनको ट्रांसफर कर देंगे। तो इसलिए मैंने डिपार्टमेंट को बोला कि यू शुड नॉट कम अंडर एनी काइंड ऑफ प्रेशर। अगर पॉलिटिकल प्रेशर है तो सीधा आप मंत्री के पास दें। तो इस बार हम लोग जैसे सीएम साहब ने बोला है कि इसको हम लोग विदाउट एनी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इसको हम लोग जितना सकेगा एक बार में होगा, ये मैं कमिटमेंट नहीं देता, बट दिस विल टेक टाइम, स्लोली इसको हम किस तरीके से, लेकिन ये जरूर कोशिश होगा कि जहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां से निकाल के जहाँ पे कमी है वहां पे हम लोग इस बार भेज रहे हैं। कोशिश ये था कि हमारा जो नया एकेडमिक शुरू होने से पहले, एकेडमिक सेशन शुरू होने से पहले करना था, बट सच ए रोबस्ट एक्सरसाइज टेक्स लिटिल टाइम बिकॉज़ देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स वी नीड टू कंसीडर। कोई मेडिकल केसेस भी है उसको भी आपको कंसीडर करना पड़ता है। देयर आर लॉट ऑफ केसेस लाइक वो आपका जॉइंट पोस्टिंग का इश्यूज है। तो हर जो केसेस को हम किस तरीके से एकदम रैशनली और ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच देके ट्रांसपेरेंट पोस्टिंग का पॉलिसी को हम इसको किस तरीके से इसको क्या कहते हैं कि इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसके इसलिए इस बार थोड़ा लेट हो गया, लेकिन हमारा यही कोशिश है कि एक एकेडमिक सेशन में एक ही बार ट्रांसफर पोस्टिंग होगा। अंडर एक्सीजेंसी में भी 1 or 2 आइसोलेटेड केस might come up which we might have to take up during the mid session, लेकिन कोशिश यही होगा कि एक बार होगा, इसके बाद दोबारा 2 बार एक ही एकेडमिक सेशन में 2-3 बार ट्रांसफर होंगे। तो ये सरकार की तरफ से भी कमिटमेंट है, डिपार्टमेंट की तरफ से भी कमिटमेंट है, एंड दिस इज अ कमिटमेंट फ्रॉम ऑल द इलेक्टेड लीडर्स ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट अभी तक किसी ने हमको आके हमारा ये है इसको वहाँ रख दो यहाँ रख दो करके अभी तक कोई रिक्वेस्ट नहीं आया। सो वी आर वेरी होपफुल दैट वी विल अचीव दिस टारगेट टू डू द रैशनलाइजेशन। जहाँ पे कमी है वहाँ पे भेजेंगे तो ये हो जाएगा। जी सर, और मेरा दूसरा सवाल रहेगा कि सिंस क्योंकि पेमा सर भी है तो हमने देखा है कि सर के एज अ लीडर, एज अ चीफ मिनिस्टर, उन्होंने हमेशा एजुकेशन डिपार्टमेंट को एम्फसाइज किया। लास्ट टाइम भी ईयर ऑफ एजुकेशन रखा गया था, लेकिन उस समय को काफी चीजें देखने को मिला है और अभी मिशन 60 2029 का आप लोगों ने टारगेट रखा है। लेकिन सर एक बड़ा सवाल रहेगा, हाल ही में पीजीटी टीजीटी का वैकेंसी को आप लोगों ने क्लियर किया, लेकिन व्हाट अबाउट दी पीआरटी टीचर्स, क्योंकि काफी लोग हैं अरुणाचल प्रदेश में डाइट का इंस्टीट्यूशन भी है, डाइट भी करके बैठे हैं, लेकिन उसका पोस्ट नहीं निकल। उसके लेके भी कई बार मैंने सवाल रखा है फॉर्मर मिनिस्टर से भी, इवन आई गेस सोना सर से भी मैंने रखा। सर इसको लेकर क्या कहना है पोस्ट क्रिएशन का? जी जी, पोस्ट क्रिएशन को लेकर सर। पीआरटी का सर पीआरटी का, टीजीटी और पीजीटी का तो इस बार किया था सर। देखिए पीआरटी का अगर इफ वी वेरी टॉक इन मतलब प्रैक्टिकल अगर अप्रोच में बात करेंगे तो अभी जो हमारा जो क्लबिंग मर्जिंग का जो चल रहा है अगर वो हो जाता है तो वी आर एक्सेस नंबर नेशनल एवरेज से हमारे पास में ज्यादा टीचर है ना। सिर्फ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, उसी की वजह से आपको कई कमी दिख रहा होगा। बट आफ्टर दिस न्यू रिफॉर्म वी आर नॉट शॉर्ट ऑफ एनी पीआरटी टीचर्स, ये आपको जानना है। इसमें मैं थोड़ा एड ऑन करेंगे, जिससे अभी हमने जो बताया ना, अभी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट का जो स्कूल्स है रफली अराउंड 3000 स्कूल अभी भी है, डिस्पाइट ऑफ शटिंग डाउन अराउंड 600 स्कूल। तो अभी ये एजुकेशन पॉलिसी का मुताबिक अभी हम लोग और भी इसको शट डाउन करेंगे। तो जैसे जैसे स्कूल हम लोग मर्जिंग करना ऑन ग्राउंड में शुरू करेगा तो टीचर्स जो है वो टीचर्स का भी क्लबिंग होना शुरू करेगा। तो इसमें हमें नहीं लगता है कि पीआरटी का उतना ज़्यादा इशू होगा। तो एनीवे डिपार्टमेंट जो मैन पावर का उसका ऑलरेडी एग्जामिन करके वर्कआउट करके जहाँ जहाँ शॉर्टेज है कैबिनेट में लेके आता है वो तो कैबिनेट तो हम लोग क्लियर करके देता है। तो इसमें उतना ज़्यादा चिंतित का इशू नहीं है शायद। सर और एक तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो ग्राउंड में आई गेस आप लोग भी अवेयर होंगे कि फोर्स टीचर, मतलब किसी के जैसे अभी मान लीजिए मेरा ट्रांसफर नहीं हुआ है लेकिन मेरे बदले में कोई और जाके ड्यूटी करता है, ये हुआ था तादरी सर के समय में हुआ था। इसको किस तरीके से देखा जाएगा सर? ये रेगुलर एसएसए टीचर या फिर रेगुलर टीचर के बात इन कॉमन इन जनरल मैं बोल रही हूँ सर। अभी भी एज ऑफ नाउ भी सर अगर आप देखोगे तो कई जगहों पे आपको देखने मिले जब सेशन स्टार्ट होगा तो इसको कैसे करके डिपार्टमेंट कंट्रोल करेगा? यहाँ पे हर एजुकेशन डिपार्टमेंट हाई अथॉरिटी सब यहाँ है, तो हम सवाल रखना चाहेंगे सर।
सर जैसे मैं समझ जिससे गया कि गाँव वगैरह में लोग- मैं समझ गया हाँ, इसमें बेसिकली ये कंप्लेन पहले भी आया था। जी तो इसमें एक्चुअली देखिए अरुणाचल का जो ज्योग्राफिकली जो हम लोगों का वास्टनेस है, यहाँ से सेंट्रली यहाँ में जो सेक्रेटरी या डायरेक्टर लोग कंट्रोल कर नहीं पाएंगे, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टली जो डीडीसी होता है और इन कंसर्न स्कूल का जो हेडमास्टर या प्रिंसिपल और प्लस स्कूल मैनेजमेंट जो कमिटी होता है विलेज लेवल स्कूल का, हर एक स्कूल का अपना एक कमिटी भी होता है, ये उन लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। तो आज मीडिया के दोस्तों आप सभी के माध्यम से मैं पूरे अरुणाचल प्रदेश के जनता और हमारे जितने भी जो बुजुर्ग अपना लीडर है, सीनियर्स लोग है, गांव में जो बैठे हुए हैं, उन सभी को मैं दरख्वास्त करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका अगर एरिया में किसी भी स्कूल में अगर इस तरह से प्रैक्टिस होता है कि जो एक्चुअली जो टीचर जो पोस्टेड है वो स्कूल में ड्यूटी नहीं करके उनके जगह में कोई सब्स्टिट्यूट टीचर जो भेज के रखता है, वो ग्रासरूट लेवल में तो सबको पता है। इस प्रकार का अगर कोई है तो तुरंत उसका कंप्लेन हेडमास्टर और डीडीएससी और मिनिस्टर एजुकेशन को आप लोग लिख के दे दीजिए। और साथ ही साथ मैं अभी जितने भी हमारा हेडमास्टर्स है, प्रिंसिपल्स है, उन लोगों को भी ये इंस्ट्रक्शंस देता हूं कि इस तरह का अगर केसेस आपके स्कूल में मिलने से आप लोगों के ऊपर भी एक्शन इनिशिएट किया जाएगा सरकार की ओर से। सो बी केयरफुल। अभी एजुकेशन काफी सीरियस एक सब्जेक्ट है, हम लोगों को पहले जैसे ऐसे इस प्रकार से ढीला ढाला अप्रोच रखने से नहीं होगा, हम लोगों को काफी सीरियस होना पड़ेगा इस मुद्दा को लेकर। सर डिपार्टमेंट को लेकर मेरा आखिरी सवाल रहेगा, इलीगल अपॉइंटमेंट सर, अभी तक न्यूज बना ही रही हूँ मैं इसको लेकर सर, आपके तरफ से भी काफी बार एश्योरेंस दिया गया था एक्शन लिया जाएगा, डिपार्टमेंट इंक्वायरी को लेकर गया, इवन सोना सर को भी मैंने नामसाई का फुल प्रूफ मैंने वो हैंड ओवर किया था, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं है। वेयरएज आई एम गेटिंग लॉट्स ऑफ थ्रेटनिंग मतलब मैसेजेस आ रहा है, कॉल्स आ रहा है, तो इसको लेकर डिपार्टमेंट क्या करे? क्योंकि कई बार मुझे कहा जा रहा है क्या आप भी किया क्या, आप स्टोरी नहीं बना रहे, तो ऐसा क्योंकि आप यहाँ है, कंसर्न मिनिस्टर यहाँ है, तो हम जानना चाहेंगे कि डिपार्टमेंट इंक्वायरी का रिपोर्ट क्या निकला है। ये अब बाद में सप्लीमेंट करें। ऐसा है जो आपने मेरे पास एक बार आया था, जी। उसका रिपोर्ट मैं आपको दे दिया था, एंड तो उसमें अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आपको लगा है कि रिपोर्ट में कुछ हो रहा है तो रिपोर्ट इज नॉट एक्चुअली ऑथेंटिक, तो आप मेरे पास आना चाहिए था, क्योंकि मेरे पास ऑफिस में जो भी कंप्लेन आता है आई एक्ट ऑन इट इमीडिएटली। इसलिए अभी जैसे सीएम साहब ने भी जो बोला प्रॉक्सी टीचर की बात कर रहा है, जी प्रॉक्सी टीचर का एग्जैक्टली प्रॉक्सी सर। टीचर का जो इशू है, जैसे मुख्यमंत्री जी ने भी जो बोला वो सही, जब तक हमको ग्राउंड से रिपोर्ट नहीं आएगा, हम लोग यहाँ तो कोई अंतर्यामी तो नहीं है कि यहाँ से बैठ के हर स्कूल का प्रॉब्लम समझेगा। इट इज फॉर द एसएमसी एंड द टीचर एंड द हेड टीचर टू रिपोर्ट दिस प्रॉक्सी टीचर इशू। जब तक हमको रिपोर्ट आने के बाद इफ द डिपार्टमेंट डजंट टेक एनी एक्शन देन वी आर अकाउंटेबल। इसलिए अभी जैसे सीएम साहब ने भी मीडिया के थ्रू सबको रिक्वेस्ट किया है कि ऑल द एसएमसीज एंड इवन द आपको जैसे सोशल ऑडिट भी होता है तो वहाँ गांव के लोग भी रिपोर्ट कर सकना चाहिए उसको। लेकिन आपका जो इलीगल टीचर का जो बता रहा है उसमें मैंने आपको रिपोर्ट इमीडिएटली भेज दिया था, शायद यू मस्ट हैव गॉट द कॉपी। सर नामसाई का दिया, आई एम आस्किंग अबाउट ओवरऑल स्टेट का, क्योंकि वो भी कोई डिपार्टमेंट से मना कर रहा है क्या देने से? नहीं सर, डिपार्टमेंट इंक्वायरी जो कंसर्न डिपार्टमेंट की तरफ से रखा गया था, आई गेस सीएम सर अवेयर होंगे क्योंकि कई बार मैंने उनको सवाल रखा था। 2021 से सर हम इसको स्टोरी बना रहे हैं, लेकिन अभी तक जो कंसर्न डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट इंक्वायरी अभी तक ना मीडिया को फर्निश किया है, ना एज आई एम फॉलोइंग अप द स्टोरी, हमको भी अभी तक नहीं दिया गया है, ना ही डिपार्टमेंट की तरफ से कोई अपडेट है। तो इसको हम क्या माने सर, कितना साल लगेगा और डिपार्टमेंट इंक्वायरी को लेकर? तो उसको अभी आपका जो नामसाई वाला का तो रिपोर्ट दे रहा है, कोई ऐसा है तो आप मुझे लिख के दे दो, मैं फिर डिपार्टमेंट को बुला के अगर कोई है तो आपके सर आई एम आस्किंग अबाउट ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट का। ओवरऑल की बात कर रहा हूँ। हाँ। ठीक है, तो अभी तक नहीं आया सर, इतना साल हो गया सर। मुझे नामसाई का मामला है ना। नहीं वो सर जो डिपार्टमेंट इंक्वायरी वो तो सालों से चलते ही आ रहा है सर, 2021 से अभी 2025 पहुंच गए, 5 साल हो गए। कोई बात नहीं सर, आपसे बाद में ले लेंगे सर। इसमें वो मिनिस्टर साहब डिपार्टमेंट से फीडबैक लेके मीडिया में उसको सर्कुलेट कर देगा, उसमें क्या अपडेट है, क्या एक्शन लिया हुआ है ना। ठीक है, देखिए वो सरकार का जो भी काम होता है बड़ा ट्रांसपेरेंट वे में होता है। तो मीडिया डेमोक्रेसी में बहुत एक मीडिया इज नोन एज फोर्थ पिलर। आप लोगों का माध्यम से जो भी इंफॉर्मेशन होता है लोगों तक डिसेमिनेट होता है। तो डिपार्टमेंट ने आपने जो प्रश्न पूछा है इसका पूरा अरुणाचल का जो अभी जो भी चल रहा है इन्वेस्टिगेशन या जो भी अपडेट है वो मीडिया को दिया जाएगा। जी सर, दूसरा टॉपिक में सवाल नहीं पूछने के बोला था, लेकिन पूछिए पूछ रहे सर। जो सियांग
अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो चल रहा है बोले में हाल ही में आप सभी ने देखा होगा सर। इसको लेकर हम भी सवाल करना चाहेंगे क्योंकि ऑलरेडी अरुणाचल प्रदेश में 5 मेजर रिवर्स है, उसमें से 3 से ज्यादा में तो ऑलमोस्ट डैम्स बन ही चुका है, जहां वहां के लोगों तरफ से कहा जा रहा है कि उन्हें डैम नहीं चाहिए। तो क्यों गवर्नमेंट इतना एम्फसाइज कर रहा है? जो हमारा मिलिट्री फोर्स को भी बोला जाए तो फोर्सफुली ही वहां पे बिठाया गया था, डिप्लॉय किया गया था। क्या कहना चाहेंगे उसको बारे में सर? सियांग मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में मैं पब्लिक डोमेन में भी इस बात को मैं काफ़ी बार शेयर कर चुका हूँ। मैं जो भी सियांग बेल्ट में टूर में भी गया हूँ, पब्लिक प्लेटफॉर्म में भी मैं इसके बारे में चर्चा भी किया हूँ और बहुत सारा डेलीगेट्स लोगों को भी मिल के इसके बारे में चर्चा भी हुआ है। तो इसमें हम लोगों को फर्क देखना होगा कि देखिए हाइड्रो पावर का जहाँ तक बात है तो मैं तो बड़ा ही क्लियर हूँ, हाइड्रो पावर में हम ज़्यादा लोग जो बोलेंगे हम वही करेंगे। हाइड्रो पावर में अगर लोगों का ऑब्जेक्शन है तो हम लोग प्रयास भी नहीं करता है, मगर सियांग जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है इट इज़ नॉट ओनली जस्ट हाइड्रो पावर, वो एक डिफेंस मैकेनिज्म है, वो हम लोगों को समझना पड़ेगा। अभी देखिए इसमें अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो हमारा जो पड़ोसी जो मुल्क है वहाँ का सरकार ने तय कर दिया है कि वहाँ में दुनिया का सबसे बड़ा बैरेज या डैम वहाँ पे बनाएंगे करीबन 60,000 मेगावाट का। और उस कंट्री का जो प्रीमियर है वो भी 2021 में अरुणाचल का बॉर्डर में आके वो प्रोजेक्ट साइट भी देख के चला गया और उन लोगों का 14 या 15 5 ईयर प्लान में वो शामिल भी हो गया है। सो उसको चलते हुए अपना देश में भी इसका काफ़ी कंसर्न रेज किया और भारत सरकार का थ्रू से कहा कि हम लोगों को इस रिवर को बचाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि वाटर सिक्योरिटी हम लोगों को चाहिए और प्लस कुछ नेचुरल डिजास्टर को भी रुकाने के लिए एक मैकेनिज्म हम लोगों को चाहिए। तो ऐसे करके ये सियांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का प्रपोजल हुआ है। तो उसको लेके भी जैसे मैंने कहा कि मेरा काफ़ी डिस्कशंस हुआ है, इवन पब्लिक डोमेन में मैं खुद ही जाके बोला भी है कि PFR जो होता है प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट उसको करना देना चाहिए। उसको करने देने का बाद तो भी पता चलेगा कि डैम एक्चुअली जो मेन स्ट्रक्चर डैम जो कौन सा लोकेशन में बनेगा वो जीरो होने का बाद तब जाके सबमर्जेंस भी कहाँ तक सबमर्जेंस होगा, कितना एरिया कितना गांव सबमर्ज होगा तब क्लियरिटी के साथ पता चलेगा। तो PFR ही नहीं हो रहा है तो हम लोग बता नहीं पाएंगे कि कौन सा एरिया सबमर्ज होगा, कितना लेवल तक सबमर्ज होगा, वो हम लोग बोल नहीं पाएंगे। इसमें अगर सिंपल भाषा में अगर बोला जाए तो देखिए हम लोग जो मेडिकल जाते हैं तो मेडिकल जाके डॉक्टर्स भी हम लोगों को देख के तो दवाई नहीं लिख देते हैं। हम लोग बोलते हैं कि ये परेशान है तो डॉक्टर बोलते हैं आप एक्सरे करो, आप ये अल्ट्रासाउंड करो, आप ये क्या बोलते हैं जो भी टेस्ट वगैरह है MRI करो। तो वो सारा टेस्ट करने के बाद तब जाके रिपोर्ट डॉक्टर पढ़ने के बाद तब जाके आपको मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं। तो उसी प्रकार से जब तक PFR नहीं होगा तब तक हम लोगों को कुछ क्लैरिटी नहीं है कि कौन सा एरिया सबमर्ज होगा, कितना तक सबमर्ज होगा। और PFR करने के लिए कुछ भी डैमेज नहीं है, केवल वो एक मशीन आके वो सिर्फ अपना रॉक टेस्ट ही करेगा उसमें। तो अभी मैंने देखिए क्योंकि ये हाइड्रो पावर नहीं है इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सियांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नहीं है। ये हाइड्रो पावर तो उसका जस्ट एक ऑफशूट है, हाइड्रो पावर तो इसका जस्ट ऑफशूट है। अभी इस बार हम लोग को देखने को मिला जब इंडिया पाकिस्तान का जो ये तनाव चल रहा था, प्रॉब्लम जब चल रहा था, तो हम लोगों का जो इंडस वाटर ट्रीटी को हम लोग ने सस्पेंड कर दिया। अभी देखिए पाकिस्तान का वहां में क्या हाल हो रहा है, वहां पे इंडस वाटर का पूरा वहां रोक के रखा है, तो हालत क्या हो रहा है पाकिस्तान का। अभी प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि चाइना इज नॉट इन सिग्नेटरी ऑफ इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी। चाइना सिग्नेटरी नहीं है यूनाइटेड नेशन वाटर ट्रीटी का। वो अपने जमीन में चाहे डैम बनाओ, चाहे डाइवर्ट करके पानी सियांग नदी को कहीं दूसरा जगह में, वो उन लोगों का चॉइस है। मगर अपने यहाँ तो कम से कम एक हम लोगों को एक सिक्योरिटी, एक सेफ्टी तो चाहिए ना कि सियांग नदी को बचाने के लिए। अभी मान लीजिए कल वहां पे टिबेट साइड में अगर चाइना लोग ये इसको काम वो लोग तो बनाएगा ही बनाएगा अभी नेक्स्ट 8-10 ईयर्स में। बन जाने के बाद में सियांग नदी तो मैं बोला है कि विंटर में पैदल चल के हम लोग क्रॉस कर पाएगा विंटर्स में। और देखिए भगवान ना करे फ्यूचर में आज से 15-20 साल बाद मतलब
अभी ग्लोबली जिस प्रकार से अभी दुनिया जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, मतलब काफी एक वर्ल्ड लाइक सिचुएशन हमेशा हम लोग को देखने को मिल रहा है। आज से 15-20 साल बाद कहीं वहां से अगर ये उस स्ट्रक्चर को अगर छोड़ देने से एंटायर सियांग का खास करके आदि पूरा उसमें काफी तबाही मच जाएगा, असम जाएगा, फिर बांग्लादेश जाएगा। कि क्वांटम ऑफ डिस्ट्रक्शन, कितने लाखों आदमी लोग वहां पे अपना लाइफ को मतलब खो देगा। प्रॉपर्टी तो खैर छोड़ ही दीजिए, कितना जमीन कितना लाइफ चला जाएगा, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? इसलिए फ्रॉम डे वन इटसेल्फ सरकार की तरफ से, चाहे राज्य सरकार हो, भारत सरकार की ओर से हम लोग बड़ा क्लियर है। मैं बोला है कि पीएफआर एक बार होने दीजिए, पीएफआर होने का बाद आके हम लोग फिर डिस्कस करेंगे, इसका टेक्निकल इश्यूज में डिस्कस करेंगे, इसका सेफ्टी पैरामीटर्स को लेके डिस्कस करेंगे, किसी का एनवायरनमेंट कंसर्न है तो उसको भी आके हम लोग डिस्कस करेंगे, किसी का कंपनसेशन का हो गया, इसका बाद जो भी उसमें रिहेबिलिटेशन पैकेजेस का हो गया, उसको ऊपर में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इनिशियली जो पीएफआर नहीं होने से ये आगे का कार्रवाई कुछ नहीं होने वाला है। मगर आज मीडिया के माध्यम से मैं तो भी अभी सियांग में रिसेंटली जो सियांग इंडिजिनियस फार्मर्स फोरम SIFF का वहाँ पे एक मीटिंग हुआ, तो SIFF का मेंबर्स के साथ में हमारा एक कमिटी भी है, वो लोग भी टच में है। हमारा वहाँ का जो तीनों विधायक है वो लोग भी टच में है। हमारा डिपार्टमेंट जो DCM साहब जो लुक आफ्टर करते हैं, हाइड्रो पावर डिपार्टमेंट, वहाँ का कमिश्नर, चीफ इंजीनियर, सारा लोग उन लोगों के साथ में डे टू डे डेली टच में है। तो मीटिंग प्रपोज का होने का बाद तो वहाँ पे SIFF का माध्यम से जो भी मीटिंग में डिस्कशन हुआ वो अच्छा डिस्कशन हुआ है। तो बाहर निकलने के बाद फिर मॉब को जिस प्रकार से कोई लोग ने मिसगाइड कर दिया, तो जाके थोड़ा सा अनटवर्ड इंसिडेंट ये हो गया। वेरएस आदि समाज बहुत ही एक मैच्योर्ड समाज है, काफी पीसफुल है और इंटेलेक्चुअल समाज है। इस तरह का बिहेवियर हम लोग ने एक्सपेक्ट तो नहीं किया था, बट एनीवे इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। गवर्नमेंट के ओर से हो या पुलिस के ओर से, पैरामिलिट्री के ओर से, हम लोग कोई भी इसको हम लोग इग्नाइट नहीं करता है कि अपने ही लोगों के साथ में हम लोग लड़ाई झगड़ाई करेगा, वो तो हम लोग को भी करेगा भी नहीं है। जहां तक फोर्सेस का जो बात है, वो पब्लिक को दबाने के लिए वहां पे फोर्सेस तैनात नहीं किया। पब्लिक हमें फोर्सेस तैनात किया तो जो मशीनरीज जो लोग आया हुआ है, करोड़ों का मशीनरीज है वहां पे, और वहां का जो मैन पावर है, स्किल्ड मैन पावर है, उनका सेफ्टी के लिए वो पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस का डेवलपमेंट हुआ है। यही नहीं है कि पब्लिक का वॉइसेस को दबाने के लिए। देखिए, डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा पावरफुल होता है वो पब्लिक ही होता है। और इस प्रोजेक्ट को भी लेके मैंने भी पहले भी कमिटमेंट दिया, आज भी मैं कमिटमेंट देता हूं कि पीएफआर होने का बाद में फाइनल जो होगा वो पब्लिक हियरिंग होना ही है। पब्लिक हियरिंग के बिना ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा ही नहीं। जब पब्लिक हाँ बोलेगा तो भी ये प्रोजेक्ट जो है वो आगे बढ़ेगा, मगर उससे पहले पीएफआर होना बहुत ही आवश्यक है। अगर किसी को, मैं आज मीडिया के माध्यम से जितने भी हमारा सियांग बेल्ट में जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है, चाहे वो SIFF है या जो भी एमिनेंट पर्सनालिटीज है, चाहे गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं, जो इस प्रोजेक्ट के ऊपर में और भी क्लैरिटी अगर आपको चाहिए तो गवर्नमेंट का दरवाजा 24/7 खुला हुआ है। आप लोग एनी टाइम गवर्नमेंट का पास में आइए, आप लोग चर्चा करने के लिए आइए, आप लोग एक डेलीगेशंस बना के आइए। हमारा ऑनरेबल DCM साहब जो हाइड्रो का मिनिस्टर भी है, उनके लीडरशिप में मैं एक मीटिंग प्रपोज करता हूं। आप लोग डेलीगेशन बना के आइए, चाहे वो ईटानगर में हो या पासीघाट में हो, हम लोग एक बड़ा मीटिंग करके जो भी सवाल पूछना है गवर्नमेंट से पूछिए। गवर्नमेंट आपको पूरा क्लैरिटी के साथ इसके ऊपर में हम लोग चर्चा करेंगे। मेरा केवल यही रिक्वेस्ट होगा कि किसी का भड़काने में, किसी का कहने पर भड़क नहीं जाना है। कानून को अपने हाथों में नहीं लेना है। कानून को देखिए, कानून एक अलग चीज होता है, वो कानून सबके लिए बराबर होता है। तो कानून को आप लोग हाथ में ना लीजिए। हमेशा बातचीत से ही हम लोग को प्रॉब्लम को सोल्व करना है। सो बहुत ही जल्दी मैं इनवाइट करता हूँ सियांग के जितने भी जो फोरम्स है, जितने भी जो कम्युनिटीज है जो इस प्रोजेक्ट को लेके अगर कंफ्यूजन है, तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर चौनामिन साहब के अंतर्गत में एक बड़ा एक मीटिंग हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे। तो किसी भी डेट भी आप लोग चुनिए और यहाँ हम लोग मीटिंग हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे। Your attention, please. Excuse I once me. again request our media friends to kindly repeat questions other than anything regarding today's ceremony. आपसे विनती है कि आपके जो सवाल हैं आज के सेरेमनी के इर्द-गिर्द हो। ठीक है, Thank you very much. We expect your cooperation, please. So last question. We'll take few more questions.
regarding today's event, you may go ahead, please. Thank you. सीएम सर ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन ना, मेरा दूसरा एक फंक्शन है। ओके सीएम सर मेरा ये सवाल हेलो ऑफ कर दिया था ऑफ होगा हाँ बोलिए, सुनिए। हेलो सीएम सर मेरा ये सवाल है जैसा कि आपने बोला कि जो डैम बन रहा है वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए है हाँ हाँ बोलो बोलो, ठीक है ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी के लिए है, लेकिन आपने बताया कि जो चाइना जो ऊपर में जो डैम बन रहा है वो 60,000 का है और जो सियांग में बन रहा है वो 11,000 का है। तो 60,000 का जो डैम जो अगर खुलेगा तो 11,000 कैसे रुका? आपका प्रश्न जो है कि वहाँ में तिब्बत में जो चाइना लोग जो डैम बना रहा है वो 60,000 का है और यहाँ में जो बन रहा है वो 11,000 का है। देखिए, ये एक टेक्निकल विषय हो गया। मैंने अभी मीडिया में या कहीं भी हमने नहीं बोला कि 11,000 का पावर प्रोजेक्ट बन रहा है। मैंने कहा कि ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। अभी उसमें पीएफआर होने का बाद ही पता चलेगा कि आपका स्ट्रक्चर कितना हाइट में जाएगा, पानी का जो उसका कैरिंग कैपेसिटी कितना होगा, तो जाके उसका सेकेंडरी जो प्रोडक्ट है वो हाइड्रो पावर कितना कैपेसिटी होगा, तो क्लैरिटी के साथ में हम लोग ये बोल पाएंगे। हाँ, एक चीज ये बात तो जरूर है कि सिंगल स्ट्रक्चर में 60,000 तो बन नहीं पाएगा, दैट इज फैक्ट। लेकिन इसका टेक्निकल आंसर क्या होगा कि जो वहाँ के लोगों को अपना सियांग के जो अपना भाई बहन के साथ में जो बैठेंगे, तो उसमें भारत सरकार से अपना टेक्निकल लोग भी आएंगे, तो उसमें टेक्निकल वो लोग एक्सप्लेन करेंगे इसमें कि डिफेंस मैकेनिज्म ऐसा स्ट्रक्चर होने से भी किस प्रकार से वो लोग मॉडरेट करके डिफेंस कर पाएंगे। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये एक टेक्निकल क्वेश्चन है। लेकिन टेक्निकली अभी कोई भी बता नहीं पाएंगे कि ये 11,000 होगा ना 12,000 होगा ना 15,000 होगा। तो ये बात अभी हम लोग मेगावाट, इतना डैम का मेगावाट बोलना ये गलत होगा अभी के टाइम में। प्री फिजिबिलिटी होने का बाद ही एक्चुअली पता चलेगा कि उसका कैपेसिटी कितना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। We conclude the media session here. Thank you very much. इम्प्लीमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो आपने ट्वीट करके बताया था कि ये अभी 85% कंप्लीट हो चुका है और 15% कंप्लीट होने के लिए बाकी है, और इसका मतलब बाकी जो स्टूडेंट लोग था वो लोग क्लास करने के लिए आ भी चुका था, लेकिन अभी उन लोगों का 2 महीना बीत चुका है और वो लोग अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कम से कम 20 डेज ज्यादा वो लोग प्रोटेस्ट में बैठ रहे हैं क्योंकि उन लोगों का पास उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उन लोगों का पास नहीं है। वो लोग बोल रहे हैं कि आपने से बोला था 85% कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उधर में ग्राउंड में उन लोगों को बोला कि सिर्फ 15% कंप्लीट हो चुका है। लेकिन ना उन लोगों के पास क्लासरूम है, ना उन लोगों के पास बुक्स प्रोवाइड किया गया है, ना उन लोगों के पास कुछ स्टूडियो है, कुछ भी नहीं है। तो ये मतलब नहीं, इसको देखिए, ये एक्चुअली हम लोग का जो एफटीआई है, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, इसका डायरेक्टली मॉनिटर भारत सरकार के अंदर में आता है। हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट का पर से उतना रोल तो नहीं है, मगर सेइंग सो क्योंकि प्रोजेक्ट यहाँ में बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हम लोग का स्टेट को मिला है, तो इसमें अभी मैंने रिसेंट जो मीडिया के कारण से हमको पता चला कि वहाँ पे बच्चे लोग प्रोटेस्ट कर रहा है, तो तुरंत मैंने चीफ सेक्रेटरी को बोल के, भारत सरकार को बोल के, शायद वहाँ से एक डेलीगेशंस भी आके यहाँ पे इंस्पेक्शन करके भी दिया है। सो एनीवे हम लोग इसको फॉलो अप करेंगे। आई हैव पुट आवर चीफ सेक्रेटरी